मन करता है। अध्याय 7 मुंह महाद्वीप और ईश्वर द्वीप। डोको से निकलने से पहले ताओ ने मेरे चेहरे पर दूसरा मास्क लगा दिया जो पिछले मास्क से अलग तरह का था। मैं अब उन रंगों को देख पा रहा था जो अधिक जीवंत और चमकदार थे। अपनी नई वॉकी में आपको कैसा लग रहा है मिशेल? क्या प्रकाश आपको सहन के योग लग रहा है? हाँ, ये बहुत सुंदर है और मुझे अच्छा लग रहा है। इसके साथ ही मैं ताओ के पैरों पर गिर पड़ा। उसने मुझे अपनी बाहों में उठाया और फ्लाइंग प्लेटफॉर्म तक ले गई। मैं अपने डोकों में उठकर बैठ गया, बेहद हैरान। मेरा कंधा दर्द कर रहा था। आदतन मैंने अपना हाथ वहाँ रखा और मुंह बनाया। मुझे सच में खेद है मिशेल, पर यह ज़रूरी था। ताओ के शब्दों में थोड़ा सा पश्चाताप था। मुझे क्या हुआ था? हमें यही कहना होगा कि आप बेहोश हो गए थे। हालांकि ये शब्द पूरी तरह से सटीक नहीं होगा, बल्कि आप सौंदर्य बोध से अति आनंदित हो गए थे। आपकी नई वॉकी से हमारे ग्रह के रंग की तरंगों का 50% ही पार हो सकता है, जबकि पिछली वॉकी केवल 20% ही दिखाती थी। केवल 20%? ये तो अविश्वसनीय है। ये सारे अद्भुत रंग जो मैंने देखे, तितलियाँ, फूल, पेड़, सागर, मैं तो हतप्रभ रह गया था। मुझे याद है कि फ्रांस से न्यू कैलिडोनिया की यात्रा के दौरान हम ताहिती द्वीप पर गए थे। वहाँ पर अपने परिवार के साथ हम किराए की गाड़ी में घूमे थे। द्वीपवासी बहुत खुश थे और बहुत ही सुंदर चित्ताकर्षक दृश्य का निर्माण कर रहे थे। लगुनों के किनारे लाल, पीले, नारंगी और बैंगनी रंग के बोगनवेलिया, गुड़हल और एक्सोरा फूलों के बीच पुआल के बड़े बड़े हैट पहनकर, जिनके चारों तरफ हरे भरे सुंदर शानदार घास की लॉन पर नारियल के वृक्षों की छाया पड़ रही थी। इन दृश्यों के पीछे सागर की नीलिमा का विस्तार था। हमने सारा दिन द्वीप घूमने में बिताया और मैंने अपने जर्नल में उसका वर्णन किया कि वो सारा दिन मेरी आंखों के लिए एक नशे की तरह से गुजरा। मैं वाकई अपने आसपास के सौंदर्य से अभिभूत सा था, पर अब मैं स्वीकार करता हूँ कि वो कुछ भी नहीं था उस सौंदर्य की तुलना में जो यहाँ आपके ग्रह पर है। ताओ बड़े ध्यान और रुचि से मेरी बात सुन रही थी, निरंतर मुस्कुराते हुए। उसने अपना हाथ मेरे माथे पर रखा और बोली, अब विश्राम मिशेल, थोड़ी देर बाद तुम्हें अधिक अच्छा लगेगा और आप मेरे साथ चल सकेंगे। मैं तुरंत नींद की गोद में चला गया, बिना स्वप्न देखे, शायद 24 घंटों के लिए। जब मैं सोकर उठा तो मुझे तरोताज़ा होने का एहसास हुआ। ताओ वहीं थी और लतोली और ब्यास्त्रा भी उसके साथ थे। वे फिर से अपने पुराने आकार में थे और मैं सीधे इसी विषय पर बोल पड़ा। इस रूपांतरण में बहुत थोड़ा समय लगता है मिशेल, ब्यास्त्रा ने बताया, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। आज हम आपको अपने देश का भ्रमण कराएंगे और आपको कुछ दिलचस्प लोगों से परिचित करवाएंगे। लतोली आगे बढ़ी और अपनी उंगलियों से उसने मुझे उसी स्थान पर छुआ जहाँ ताओ ने खरोच लगाई थी। उसी क्षण दर्द गायब हो गया और मेरे सारे शरीर के अंदर पूर्णतया स्वस्थ होने की तरंग दौड़ गई। उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया और मुझे मेरा नया मास्क पकड़ा दिया। मुझे अब भी लग रहा था कि बाहर का प्रकाश देखने के लिए मुझे निगाहें तिरछी करनी पड़ रही थी। ताओ ने मुझे हमारे फ्लाइंग प्लेटफॉर्म, जिसे लतीवोक कहते थे, पर जाने के लिए इशारा किया। बाकी के लोगों ने स्वतंत्र उड़ान लेने का निर्णय लिया, हमारे वाहन के आसपास फड़फड़ाते हुए, जैसे कि एक खेल खेल रहे हों, जो सच ही था। इस ग्रह पर लोग हमेशा खुश ही रहते थे। जो गंभीर दिखे, सच में थोड़े अधिक रूप, उनके सदाशता के भाव के बावजूद वे केवल 7 ताउरी थे। हम तेज गति से उड़ चले, जल स्तर से कई मीटर ऊपर, और हालांकि मेरी जिज्ञासा निरंतर बढ़ती जा रही थी, मुझे अक्सर अपनी आंखें इसलिए बंद करनी पड़ रही थीं जिससे वे उस चमक से बच सकें। फिर भी लग रहा था कि मैं उसका अभ्यस्त होने जा रहा था। मुझे हैरानी थी कि मैं कैसे इसके साथ सामान्य हो सकूंगा। अगर ताओ मुझे ऐसा मास्क दे दे जिसमें से 70% या उससे भी अधिक प्रकाश तरंगें पार जा सकती हों, तो हम जल्दी ही मुख्य भूमि के सागर तट पर पहुंच गए, जहां लहरें हरी, काली, नारंगी और सुनहरी चट्टानों को झकझोर रही थीं। सीधे सिर पर चमकते सूर्य की किरणों के बीच चमकीले पानी के चट्टानों से टकराते रहने के कारण यादगार सुंदर मंजर दिख रहा था। प्रकाश और रंगों का एक बैंड सा बन रहा था, जो पृथ्वी पर दिखने वाले इंद्रधनुष से 100 गुना अधिक क्रिस्टल जैसा लग रहा था। हम करीब 200 मीटर ऊपर उठे और महाद्वीप के भ्रमण के लिए निकल पड़े। ताओ एक मैदान के ऊपर हमें उड़ा रही थी, जहां मैं हर प्रकार के पशु देख रहा था। कुछ 2 पैर वाले शुतुरमुर्ग जैसे, कुछ 4 पैर वाले जीव मैमथ जैसे, लेकिन उससे 2 गुने बड़े आकार के।
मैंने गाय भी देखी, गैंडों के साथ साथ घास चरती हुई। गाय इतनी अधिक ज़मीन की गायों से मिलती जुलती थी कि जैसे एक बच्चा चिड़ियाघर देखने पर उत्तेजित हो जाता है, ठीक वैसे ही मैंने भी ताऊ से उनके बारे में कहा, एक झुंड की तरफ इशारा करते हुए। वो खुलकर हंस पड़ी। हमारे यहाँ गाय क्यों नहीं होनी चाहिए मिशेल? उधर देखो और आपको गधे दिखेंगे, उधर जिराफ, हालांकि वे पृथ्वी वालों से थोड़े अधिक बड़े आकार के हैं। देखो वे घोड़े कितने प्यारे लग रहे हैं साथ साथ दौड़ते हुए। मैं रोमांचित था, लेकिन इस अनुभव से लगातार रोमांचित नहीं, कभी कुछ अधिक कभी कुछ कम, जिसने वास्तव में मुझे निशब्द कर दिया। मेरे साथियों के मनोरंजन के लिए वे थे घोड़े जिनके सिर सुंदर स्त्रियों के जैसे थे, किसी के भूरे, किसी के बंदर के रंग के और कुछ के नीले बाल थे। जब वे उछाल मारते तो 10 मीटर तक ऊपर उठ जाते थे। अरे हाँ, उनके पंख भी थे जो शरीर के साथ चिपके हुए थे और जिनका वे समय समय पर प्रयोग करते थे, उड़ने वाली मछलियों की तरह जो जहाज़ों का पीछा करती हैं। उन्होंने सिर उठाकर हमें देखा और लतीवों की रफ्तार के साथ साथ भागने का प्रयास करने लगे। ताऊ ने गति और ऊंचाई कम कर दी, जिससे हम उनके कुछ मीटर नज़दीक हो सके। मेरे लिए आगे और भी आश्चर्य थे, जैसे कि वे घोड़े के आकार वाली स्त्रियां मनुष्य जैसी आवाज़ में हमसे बात करने लगीं। मेरे तीनों सहयोगियों ने उनसे उसी भाषा में बातचीत की, जो बहुत सुखदायी लगा। हम नीचे अधिक देर तक नहीं उड़े, क्योंकि कुछ अश्व स्त्रियां कूदकर हमारे वाहन को ही छूने लगीं, जिससे उन्हें चोट लग सकती थी। जिस मैदान के ऊपर हम उड़ रहे थे, वहाँ जगह जगह पर छोटे आकार के टीले थे। वनस्पतियों में वो ऊर्जा उल्लास नहीं दिखा जो मुझे वहाँ पहली बार पहुँचने पर दिखा था। इसके विपरीत पेड़ छोटे छोटे झुंड बना रहे थे, जिनकी ऊंचाई 25 मीटर से अधिक नहीं थी। जैसे ही हम वहाँ से गुजरे, विशाल सफ़ेद रंग के पक्षी सैकड़ों की संख्या में उड़ने लगे, कुछ दूर जाकर सुरक्षित स्थान पर उतरने के लिए। एक चौड़ी नदी क्षितिज तक जाती दिख रही थी, जिससे अलसाया सा मैदान विभाजित हो रहा था। नदी के मोड़ पर मुझे छोटे छोटे डोकों का समूह दिख रहा था। ताऊ ने लतीवों को नदी के ऊपर कर दिया, जल सतह के नज़दीक लाते हुए। जैसे जैसे हम उस बस्ती के निकट पहुंचने लगे, हम 2 डोकों के बीच के चौकोर स्थान पर उतर गए। जहां पहुंचते ही वहां के निवासियों ने हमें घेर लिया। वे हमारे नज़दीक आने के लिए आपस में होड़ या धक्का मुक्की नहीं कर रहे थे, बल्कि जो कुछ कर रहे थे उसे छोड़कर शांति से हमारे निकट आ गए। उन्होंने हमारे चारों तरफ एक बड़ा सा घेरा बना लिया, जिससे प्रत्येक व्यक्ति आमने सामने रहकर नए प्राणी से बात कर सके। फिर से मुझे लगा कि वे सभी एक ही आयु के थे, केवल आधा दर्जन को छोड़कर जो थोड़े बूढ़े लग रहे थे। वहाँ पर आयु व्यक्ति को दुर्बल नहीं बल्कि हैरान करने वाली प्रतिभा बढ़ाती थी। मुझे ग्रह पर बच्चों के ना होने पर भी हैरानी हो रही थी, और इस बस्ती में जो भीड़ सामने थी उसमें 6 या 7 बच्चे थे। वे काफ़ी आकर्षक लग रहे थे और अपनी आयु की तुलना में काफ़ी समझदार और परिपक्व भी। ताऊ के अनुसार वे 8 या 9 वर्ष की आयु के थे। याओबा पर पहुंचने के बाद से मैंने इतनी अधिक संख्या में लोगों से मिलने का अवसर नहीं पाया था। घेरे पर नज़र डालते हुए मैं उनके अंदर व्याप्त शांति और गंभीरता, साथ ही उनके चेहरों पर जो व्याप्त अद्वितीय दैदीप्यमान सौंदर्य जिसकी मुझे अब आशा होने लगी थी, उसको अनुभूत कर पा रहा था। उनके चेहरों में इतनी अधिक समानता थी कि जैसे वे सब भाई बहन हों। और फिर जब हम काले और एशियाई लोगों के समूह को देखते हैं, तब हमें पहले पहल ऐसा ही नहीं लगता क्या? वास्तव में इन लोगों में वैसी ही समानता थी जैसी पृथ्वी पर प्रजातियों के अंदर होती है। लंबाई में वे सब 280 से 300 सेंटीमीटर के थे। उनके शरीर के अंग प्रत्यंग सुंदर थे। वे देखने में आनंददायी थे, ना अधिक मोटे ना अधिक दुबले, बिना किसी शारीरिक विकृति के। उनके नितंब सामान्यतः पुरुषों के नितंबों से अधिक बड़े थे, लेकिन मुझे बताया गया था कि उनमें से कुछ संतान को जन्म देते थे। सबके सिर अधिकतर सुनहरे ब्लॉन्ड या प्लेटिनम ब्लॉन्ड या तांबे जैसे ब्लॉन्ड या कुछ के सुनहरे शाहबलूत जैसे भूरे से बालों से युक्त थे। कुछ ताऊ और बियस्तर की तरह ऊपरी होठ के ऊपर हल्के से बालों वाले भी थे, लेकिन इसके सिवाय उनके शरीर पर और कहीं भी बाल नहीं थे। इस पर मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया था, बल्कि बाद में ध्यान दिया जब मैंने धूप स्नान लेते हुए एक समूह को नज़दीक से देखा। उनकी त्वचा मुझे अरब की महिलाओं की याद दिला रही थी, जो अपने को धूप से बचाती हैं। यह निश्चित रूप से ब्लॉन्ड लोगों की तरह पीली सी नहीं थी, जिनकी आंखें फीकी होती हैं। इतनी हल्की सी बैंगनी और नीली आंखें मेरे आसपास थीं कि यदि मैं पृथ्वी पर होता तो उन्हें दृष्टिहीन ही समझ बैठता।
अब जब मैं उनकी लंबी टांगों और गोल जांघों की बात करता हूँ तो मुझे अपनी लंबी दौड़ लगाने वाली महिलाओं की याद आती है, साथ ही उनके सुंदर ढले पुष्टवक्षों की, सारे दृढ़ और सुंदर आकृति वाले। पाठकगण मेरी ताऊ को पहली बार देखने पर एक मादा दैत्य मानने की गलती को समझ सकते हैं। मुझे लगा कि पृथ्वी की महिलाएं इन लोगों के वक्षों को देखकर सबसे अधिक ईर्ष्या करेंगी और पुरुषों को उतना ही अच्छा लगेगा। मैंने ताऊ के चेहरे के सौंदर्य का वर्णन पहले ही कर दिया है और इस भीड़ में दूसरे लोगों के भी चेहरे वैसे ही क्लासिक लग रहे थे, पर बाकियों को मैं आकर्षक और मोहक कहूँगा। हर चेहरा यद्यपि आकार और भाव भंगिमा में थोड़ा सा अलग होते हुए भी किसी कलाकार की कृति जैसा लग रहा था। प्रत्येक का अपना ही अलग आकर्षण था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके चेहरों, व्यवहार और आचरण से जो गुण प्रकट हो रहा था वो था उनकी बुद्धिमत्ता। कुल मिलाकर मुझे उनमें, जो मेरे चारों ओर स्वागत में अपनी दीप्त मुस्कान से अपने श्वेत आदर्श दांतों को दिखाते हुए खड़े थे, कोई कमी दिखाई नहीं दी। उनके शारीरिक सौंदर्य ने मुझे अचंभित नहीं किया, क्योंकि ताऊ मुझे उनकी कोशिका के पुनर्निर्माण की क्षमता के विषय में पहले ही बता चुकी थी। इसलिए कोई कारण नहीं था कि ये भविष्य शरीर कभी बूढ़े होते। क्या हम उनके कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं? मैंने बियास्त्रा से पूछा, जो मेरे पास खड़ी थी। नहीं नहीं, उसने तत्परता से कहा। इस शहर में अधिकतर लोग अवकाश मना रहे हैं। यहाँ लोग आत्मध्यान के लिए भी आते हैं। 3 वयोवृद्ध आगे आए और ताऊ ने मुझे उनसे ऊंची आवाज़ में फ्रेंच भाषा में बात करने के लिए कहा, जिससे सब लोग सुन सकें। मेरे ख्याल से मैंने उनसे कहा, मुझे आप सबसे मिलकर और आपके अद्भुत ग्रह की प्रशंसा करने में बहुत खुशी हो रही है। आप सब भाग्यशाली हैं और मैं आपके साथ रहना चाहूँगा। इस भाषण ने विस्मय बोधक शब्दों की बौछार कर दी। इसलिए नहीं कि जो भाषा मैंने बोली वे अधिकतर लोगों ने पहले नहीं सुनी थी, बल्कि इसलिए कि वे दूर संप्रेषण से उसका आशय और भाव समझ गए थे। बियास्त्रा ने मुझे 3 वृद्ध व्यक्तियों के पीछे चलने के लिए इशारा किया, जो हमें एक डोको में ले गए। जब हम सातों आराम से बैठ गए तब ताऊ ने कहा, मिशेल, मैं आपका परिचय लतीनूजी से करवाना चाहूँगी। उसने 3 में से एक की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और मैंने सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया। लतीनूजी करीब आपके 14,000 वर्ष पहले पृथ्वी पर मू द्वीप के अंतिम राजा थे। मैं समझा नहीं। आप समझना नहीं चाहते मिशेल, और इस विशेष क्षण में आप अपने पृथ्वीवासियों से मेल खा रहे हैं। मैं परेशान दिख रहा होऊंगा क्योंकि ताऊ, बियास्त्रा और लतोली जोर से हंस रहे थे। ऐसे मत देखो मिशेल, मैं हल्का सा झटका दे रही थी आपको। अब लतीनूजी की उपस्थिति में मैं एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रही हूँ जिसने आपके ग्रह के बड़े बड़े विद्वानों को भ्रमित कर रखा है। जो और अधिक कहूँ तो अपना कीमती समय इससे अधिक महत्वपूर्ण खोजों में लगाते तो बेहतर होता। मैं एक नहीं अनेक रहस्य खोलने जा रही हूँ जिन्होंने उन्हें पागल कर रखा है। हमारी कुर्सियाँ चक्राकार ढंग से लगाई गई थीं। ताऊ लतीनूजी के साथ और मैं उनके सामने बैठा था। जैसे कि मैंने हियावा की यात्रा करते समय बताया था, बकरातिनी के लोग पृथ्वी पर 1,35,000 वर्ष पहले पहुँचे थे। उनके 30,000 साल बाद भयानक प्रलय हुई, जिससे समुद्र उबलने लगे और द्वीप और महाद्वीप निकल कर आए। मैंने उस विशाल महाद्वीप के विषय में भी बताया था जो प्रशांत महासागर के मध्य में उभरा था। इस महाद्वीप का नाम था लमर, लेकिन अब उसे आप मू द्वीप के नाम से जानते हैं। ये एक ही भूखंड के रूप में उभरा था, जो 2000 साल बाद भूकंप के झटकों से 3 मुख्य महाद्वीपों में बिखर गया। समय के साथ उन महाद्वीपों पर, जिनके बड़े हिस्से भूमध्य रेखा पर स्थित थे, पेड़ पौधे उगाए, घास उगी, जंगल बन गई और धीरे धीरे पशु सक्रिय जल डमरू मध्य, जो मुंह को उत्तरी अमेरिका से जोड़ता था, उससे होकर आने जाने लगे। पीले लोग जो प्रलय के बाद पहले व्यवस्थित हो गए, उन्होंने पहले जहाज निर्मित किए और सागर में खोज शुरू की। करीब 3 लाख साल पहले वे मुंह के उत्तर पश्चिमी तट पर उतरे, जहां उन्होंने एक छोटी सी कॉलोनी बनाई। ये कॉलोनी मुश्किल से कुछ शताब्दियों तक बढ़ी, क्योंकि वहाँ से बाहर जाने में बहुत तरह की कठिनाई होती थी, जिनका वर्णन करने के लिए बहुत समय चाहिए, और फिलहाल हमें उससे कोई काम नहीं है। करीब 2,50,000 वर्ष पहले एरिमो X3 नाम के ग्रह पर, जहाँ हम अपनी यात्रा के दौरान कुछ नमूने लेने के लिए रुके थे, वहाँ के वासियों ने अंतरिक्ष अन्वेषण का अभियान शुरू किया और वे आपके सौरमंडल में पहुँच गए। शनि, मंगल, बुध और बृहस्पति से होते हुए पृथ्वी पर चीन में पहुँचे, जहाँ उनके यान को देखकर लोगों में भयानक डर फैल गया। उनके बारे में आकाश से उतरने वाले फायर ड्रैगन्स के नाम पर लोक कथाएं बन गई।
भय और अविश्वास के कारण चीनियों ने उन पर आक्रमण कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें भी अपनी सुरक्षा के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़ा। वे ऐसा करने से घृणा करते थे क्योंकि वे न केवल तकनीकी क्षेत्र में बहुत उन्नत थे बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बहुत आगे होने के कारण वो हत्या करने से घृणा करते थे। वे आगे बढ़ते गए, ग्रह को और भी आगे आगे खोजने के लिए। मून द्वीप ने उन्हें दो विशेष कारणों से सबसे अधिक आकर्षित किया। पहला यह कि द्वीप पर कोई नहीं रहता था और दूसरा यह कि इसकी भौगोलिक स्थिति इसे स्वर्ग जैसा बना रही थी। चीनियों के साथ संघर्ष के कारण वे लोग बहुत सतर्क हो गए थे और उन्होंने सोचा कि पृथ्वी के लोगों से और अधिक शत्रुता का सामना करने की स्थिति में अपने लिए एक सुरक्षित अड्डा बना लेना जहां वे लौटकर आ सकें बुद्धिमत्ता होगी। मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि उनके इस खोज अभियान के पीछे उनका विचार एरोमा X3 के लोगों के लिए पुनर्निवास के द्वारा अपने ग्रह की जनसंख्या विस्फोट की समस्या का समाधान ढूंढना था। इसमें किसी भी प्रकार के खतरे के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा जा सकता था, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि उनके बेस पृथ्वी के स्थान पर चंद्रमा पर बनाए जाएं, जो निकट भी था और सुरक्षित भी। चंद्रमा पर निर्माण करने में 50 वर्ष लग गए और साथ ही मून महाद्वीप के लिए प्रवास भी शुरू हो गया। सब ठीक चलता रहा। उनके पहली बार आने के बाद से कुछ दशकों में ही मून के उत्तर पश्चिम में स्थित जो चीनी कॉलोनी थी वो पूरी तरह नष्ट कर दी गई, जिससे अब उनके पास सारा मून महाद्वीप था। शीघ्र ही नगरों, नहरों और सड़कों के निर्माण का कार्य शुरू हो गया, जिसे उन्होंने विशाल फ्लैग स्टोन बिछाकर किया। उनका यातायात का साधन एक उड़ने वाला रथ था जो लतीवोक से भिन्न था। वे अपने ग्रह से अपने पसंद के पशु, कुत्ते, आर्माडिलो और सुअर तक लेकर आए। जब उसने मुझे इन आयातित पशुओं के विषय में बताया तो मुझे याद आ गया कि अपनी पिछली यात्रा के दौरान इन पशुओं को देखकर मुझे कितनी हैरानी हुई थी। अचानक मुझे सब स्पष्ट हो गया। इन लोगों में नरों की लंबाई 180 सेंटीमीटर और मादाओं की 160 सेंटीमीटर थी। उनके बाल काले, आंखें सुंदर व काली और त्वचा कांसे जैसी थी। उनमें से कुछ को आपने देखा था जब हम एरोमा X3 पर रुके थे और मुझे विश्वास है कि आपने उन्हें पॉलिनेशियन लोगों के पूर्वज समझा होगा। इस तरह उन्होंने पूरे महाद्वीप पर अपनी बस्तियां बसा लीं, जिनमें 19 विशाल नगर थे, 7 पवित्र नगरों को मिलाकर। अनेकों छोटे छोटे गांव भी थे क्योंकि ये लोग खेती करते और पशुपालन करने में कुशल थे। उनकी राजनीतिक व्यवस्था एरोमा X3 का ही प्रतिरूप थी। बहुत पहले ही वे समझ चुके थे कि किसी देश पर सुशासन करने के लिए शीर्ष स्तर पर 7 ऐसे निष्ठावान, चरित्रवान व्यक्तियों को पदासीन किया जाए जो किसी राजनीतिक दल से ना जुड़े हों लेकिन देश सेवा के प्रति समर्पित हों। उनमें से 7वां उच्चतम न्यायाधीश था, जिसके मत का मूल्य परिषद में 2 मतों के बराबर होता था। यदि 4 व्यक्ति उसके विरुद्ध होते थे और 2 उसके साथ, तो वे रुक जाते और घंटों और दिनों तक बहस चलती थी जब तक किसी एक को अपना मत बदलने के लिए तैयार न कर लिया जाए। ये बहस बुद्धिमत्ता, प्रेम और जनता के प्रति कल्याण की भावना के साथ चलती थी। इन महान व्यक्तियों को देश के मार्गदर्शन के लिए कोई विशेष पदार्थिक लाभ नहीं मिलते थे। वे अपनी सहज वृत्ति के कारण देश सेवा करते थे। इससे अवसरवादियों द्वारा नेता के रूप में छिपने की समस्या सहज ही मिट जाती थी। आजकल के नेताओं के विषय में ऐसा नहीं कह सकते, मैंने कुछ कड़वाहट से कहा। ऐसे व्यक्ति कहाँ से मिलते थे? प्रक्रिया इस प्रकार थी। एक गांव या प्रांत में एक चरित्रवान व्यक्ति को मतदान से चुना जाता था। बुरे चरित्र या तानाशाही स्वभाव के व्यक्ति को कभी भी नहीं चुना जाता था। चुने हुए व्यक्ति ने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी कर्तव्यनिष्ठा सिद्ध की होती थी। उसे निकट के नगर में भेजा जाता था दूसरे पड़ोसी गांवों के प्रतिनिधियों के साथ, और वहां फिर चुनाव होता था। उदाहरण के लिए अगर 60 गांव होते थे तो 60 चरित्रवान व्यक्ति चुने जाते थे, ना कि वे जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए हों पर निभाए ना हों।